वेलकम चिल्ड्रंस। कल की वीडियो में हमने दुर्खिम द्वारा बताई गई जो सामाजिक एकता है उसके पहले प्रकार यांत्रिकी एकता के बारे में अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं सावयवी एकता के बारे में। सावयवी एकता, जो सावयवी एकता है वो सावयवी समाजों में पाई जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि सावयवी एकता आधुनिक, विकसित, जटिल और जो औद्योगिकृत समाज है उनमें जो है सावयवी एकता पाई जाती है। और ऐसे समाजों में जो कानून होते हैं वो प्रतिकारी होते हैं। प्रतिकारी अर्थात बदले की भावना वाले। तो लेकिन यांत्रिकी समाज में कैसे कानून होते थे? दमनकारी। और यांत्रिक समाज में या आदिम समाज में दमनकारी कानून पाए जाते थे जिन्हें सामूहिक चेतना से शक्ति प्राप्त होती थी। और ऐसे कानून जो है वो व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते थे। लेकिन आधुनिक समाजों में क्या है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और ये भिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और जो सामूहिक चेतना है, जो वी फीलिंग है, हम की जो भावना है, उसे कमज़ोर कर देती है। और यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है। तो दुर्खिम ने बताया कि समाज के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। परस्पर निर्भर क्यों होते हैं? श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण। भाई, जो प्राचीन समाज था, जो यांत्रिक समाज था, उसमें क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता था। आवश्यकताएं सीमित थी, संसाधन सीमित थे, तो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे समाज की प्रकृति और स्वरूप दोनों में अंतर आता चला गया। और साथ ही साथ औद्योगिकरण की वजह से बहुत सारी नई नई प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने जन्म लिया। उसी के अंतर्गत जो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी पनपा। श्रम विभाजन में क्या हुआ कि औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े पैमाने पर जो है फैक्ट्रियाँ, कारखाने विकसित किए गए, बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद की गई। उन्हें काम करने के लिए जो है मनुष्यों का प्रबंध किया गया और ये कोशिश की गई कि ऐसे मनुष्य को रखा जाए जो उस काम के बारे में पहले से जानता हो। ठीक है। तो इस तरह से एक व्यक्ति उसी काम को करते रहते हुए उसका एक्सपर्ट बन गया, उसका विशेषज्ञ बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ, आधुनिक समाज में जो है व्यक्तियों को एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई। वे एक दूसरे पर निर्भर हुए और उनकी ये निर्भरता, ये विशेषीकरण ही उन्हें एक दूसरे के निकट आने के लिए बाध्य करती है। तो जिससे समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है, जिसे दुर्खिम ने सावयवी एकता का नाम दिया है। देखिए, सावयवी एकता जो है वो एक शारीरिक एकता के समान है। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर जो है विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, आँख, सिर, पेट, बहुत सारे अंग हैं मानव शरीर के। ये अंग जो है परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए शरीर रूपी संरचना का निर्माण हुआ है। और एक बात आप नोटिस कीजिए कि शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब के अपने अलग अलग कार्य हैं। लेकिन ये कार्य तभी अपना कार्य कर सकते हैं जब तक ये परस्पर जुड़े हुए हों। यदि शरीर से हाथ को अलग कर दिया जाए तो हाथ काम नहीं करेगा। इसलिए इन सब अंगों का परस्पर जुड़ा होना आवश्यक है। ठीक है। तो क्या हुआ,
मानव शरीर में भी श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। श्रम विभाजन क्या है? कोई भी कार्य है उसे हम बांट के करते हैं। जैसे आँख देखने का काम करेगी, हाथ पकड़ने का काम करेगा, ठीक है, नाक सूंघने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगा। तो इस तरह से कार्य को बांट दिया जाता है। दूसरा विशेषीकरण क्या होता है? विशेषीकरण का मतलब है कि शरीर का जो भी अंग है वो अपना अलग कार्य करेगा। करेगा नहीं करेगा? भाई जो हार्ट है वो धड़कने का ही काम करेगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन का ही काम करेगा, और कोई काम वो नहीं कर सकता। आँख केवल देखने का काम करेगी, सुनने का काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन और विशेषीकरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें एक विशेषता पाई जाती है, और ये एकता पाई जाती है। और ये एकता किस कारण से उत्पन्न हुई है? उनकी पारस्परिक निर्भरता के कारण। तो आधुनिक समाज में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, और उन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य सौंपा जाता है, जिससे उस व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह जो है समाज की एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, तो दुर्खीम बताते हैं कि परिवार, व्यवसाय, सरकार, जितने भी ये समाज के अंग हैं, इनमें जो एकता और संगठन पाया जाता है वो इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो सावयवी समाज है उसकी विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। देखिए, जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है, यांत्रिक समाज अर्थात जो प्राचीन समाज है, तो जब उसकी जनसंख्या बढ़ेगी और उसका जो नैतिकता है उसमें बदलाव आएगा, तो तब जो है वो सावयवी समाज की ओर अग्रसर हो जाता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, और ये आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे जो आवश्यकता मेरी है, जरूरी नहीं है वो आवश्यकता किसी और की भी हो। तो ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभेदीकरण की प्रक्रिया का जन्म होता है। विभेदीकरण की प्रक्रिया में दिखाई देती है, और श्रम विभाजन के कारण ही विभेदीकरण की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट है अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। अन्योन्याश्रितता का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर रहना। देखिए, सावयवी समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन जो है वो कई इकाइयों में हो जाता है, लेकिन ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप बोलते हैं जो कार्य करने के तरीका है, कार्य करने के रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे कपड़े के कारखाने में धागा बुनना, रंगाई, छपाई, कपड़ा बुनना, कपड़े को पैक करना, ये जितना भी कार्य है ये अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग इकाइयों के द्वारा और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। भाई अगर धागा तैयार नहीं हुआ तो कपड़ा कैसे बनेगा? ठीक है, और यदि उस पर छपाई नहीं हुई तो कपड़े में लुक नहीं आएगी, और अगर कपड़ा पैक नहीं हुआ तो उसे कोई ख़रीदेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और इसी निर्भरता के कारण उनमें जो है संबद्धता भी पाई जाती है। भाई सारे व्यक्ति मिलके काम करेंगे तभी तो कार्य संपूर्ण होगा, और यदि कोई एक काम छूट जाएगा तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसके बाद है विभिन्न व्यवसायों का विकास। देखिए, सावयवी समाज में जैसे जैसे विभेदीकरण की प्रक्रिया हुई वैसे वैसे नए नए जो व्यवसाय हैं उन्होंने जन्म ले लिया और वे विकसित होते चले गए। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बहुलता और विविधता के कारण बहुत सारे नए व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि
लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। भाई जिस प्रकार की लोगों की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से उसकी पूर्ति करने का हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद है सामूहिक प्रतिनिधान। देखिए दुर्खीम ने एक और सिद्धांत दिया है, उसका नाम है सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत। तो दुर्खीम ने क्या बताया है कि ये सामूहिक प्रतिनिधान क्या हैं। दुर्खीम कहता है कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी रूढ़ियां हैं, हमारे लोकाचार हैं, हमारे विचार हैं, अनुबंध हैं, संवेग हैं, इन सब का जो एक समूह होता है, इन सब को मिलाकर जो एक खाका तैयार होता है, उन्हें सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा जो है उन्होंने दी है। और दुर्खीम का मानना है कि इन सामूहिक प्रतिनिधानों का ही समाज में वर्चस्व रहता है, प्रभुत्व रहता है। इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था होती है और समाज के व्यक्ति इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के व्यवहार को नियमित, निर्देशित और नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है जन सामान्य जो है उसका प्रतिनिधित्व होता है। जो यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है वही सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। देखिए यहाँ पे समझिए सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान में क्या अंतर है। सामूहिक चेतना का मतलब है कि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब किसी विचार को लेकर एकमत होते हैं। जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य सामूहिक दृष्टि से हितकर होगा, इसलिए वो कार्य किया जाएगा। और तो ये जो कहाँ पाया जाता था, ये यांत्रिक समाज में पाया जाता है, प्राचीन समाज में पाया जाता है। लेकिन सावयवी समाज में क्या होता है, सामूहिक प्रतिनिधानों का प्रभुत्व होता है। जैसे लोगों के विचार किस प्रकार के हैं, उनके रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, उनके अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के हैं, उनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, ये जो है सावयवी समाज में पाया जाता है। इसके बाद है प्रतिकारी कानून। देखिए यांत्रिक समाज में कौन से कानून पाया जाता है, दमनकारी, और सावयवी समाज में पाया जाता है प्रतिकारी कानून। और इसका जो उद्देश्य होता है वो दंड न देकर नागरिकों के जीवन को पुनर्स्थापन करना होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। जबकि दमनकारी कानून का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनुचित या गलत कार्य किए जाने के बदले उसे दंड की व्यवस्था प्रदान करना। ठीक है, तो आधुनिक समाज में दमनकारी कानून की प्रधानता नहीं होती बल्कि प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है। यहाँ पे नागरिक के सामान्य जीवन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था। देखिए सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का भी विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के कितने अंग हैं, राज्य के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे सावयवी समाज में जो शासन है वो वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। जबकि यांत्रिक समाज में क्या होता है, परंपरागत शासन की व्यवस्था होती है कि मुखिया का बेटा ही मुखिया बनता है। इसके बाद है आर्थिक संगठन। देखिए जहाँ यांत्रिक समाज में केवल भरण पोषण करने वाली व्यवस्था पाई जाती है
वहीं सावयवी समाज में बचत करने वाली व्यवस्था का प्रावधान है। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद अर्थव्यवस्था के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी दक्षता, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर अपने व्यवसायों का चयन करता है। अर्थात इसमें पैतृक व्यवसाय के लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही पैतृक व्यवसाय को करे। व्यक्ति में जिस प्रकार की एबिलिटी है, जिस प्रकार की योग्यता है या जिस भी व्यवसाय को करने का उसका मन है, वो उसी आधार पर किसी भी नए व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। इसके बाद है धार्मिक संगठन। देखिए, सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण और निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजाति भक्तिवाद का ह्रास होता है। स्थानीय धार्मिक विकासों का स्थान विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। देखिए, यदि हम यांत्रिक समाज की बात करें तो यांत्रिक समाज में बहुदेववाद की प्रधानता है। वहाँ पे बहुत सारी शक्तियों को इस सृष्टि के संचालक के रूप में देखा जाता है। लेकिन सावयवी समाज में चूँकि मानव बुद्धि विकसित हो चुकी है, अतः मानव ये पता लगा लिया है कि अलग अलग कोई देवी देवता नहीं है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है अलग अलग, बल्कि कोई एक निराकार शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। इसीलिए यहाँ पे एकेश्वरवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दुर्खीम के द्वारा जो सामाजिक एकता का सिद्धांत दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्खीम ने बताया कि समाज में एक विशेष प्रकार की एकता पाई जाती है जिसे सामाजिक एकता का नाम उन्होंने दिया, और उन्होंने समाज में पाई जाने वाली ऐसी दो एकताओं को बताया। पहली एकता बताया यांत्रिकी एकता और दूसरी बताया सावयवी एकता। जो सावयवी एकता है वो सावयवी समाज में पाई जाती है, आधुनिक समाजों में पाई जाती है, औद्योगिकृत और जटिल समाजों में पाई जाती है। और जो यांत्रिक एकता है वो प्राचीन और सरल समाजों में पाई जाती है। यांत्रिकी एकता में, यांत्रिकी समाजों में जो कानून है वो दमनकारी होता है, अर्थात वहाँ पे किसी भी व्यक्ति के कोई गलत या अनुचित व्यवहार करने पर उसे दंड देने का प्रावधान होता है। लेकिन सावयवी समाजों में व्यक्ति के जीवन को सुधारने का प्रयास किया जाता है, उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं यांत्रिकी और सावयवी एकता की, तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनके आधार पर हम यांत्रिकी और सावयवी एकता में भेद कर सकते हैं। सबसे पहला अंतर है, यांत्रिकी एकता व्यक्ति को समाज से सीधे सीधे जोड़ती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की जो पारस्परिक निर्भरता है, एक दूसरे पर जो इंडिपेंडेंट है वे लोग, उस वजह से वे समाज से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती हैं। दूसरा है, यांत्रिकी एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, जबकि सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। तीसरा, यांत्रिकी एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, जबकि सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता। नेक्स्ट है, यांत्रिकी एकता में कौन से कानून पाए जाते हैं? दमनकारी, और सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून। नेक्स्ट, यांत्रिकी एकता किस बल पर जोर देती है? सामूहिकता के बल पर, वी फीलिंग, हम की भावना पर, और जबकि सावयवी एकता जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भिन्नता और व्यक्तिवाद पर जोर देती है। इसके बाद है, यांत्रिकी एकता व्यक्ति और समाज के बीच सीधा और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है,
जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में कोई भी सीधा संबंध नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट है, यांत्रिकी एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है और उसके प्रतिकूल होती है, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद है, यांत्रिकी एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं, दुर्खीम जो है, जबकि सावयवी एकता की तुलना एक मानव शरीर से की गई है। जैसे पहले चर्चा हुई थी कि मानव शरीर में जैसे अंग हैं वैसे ही समाज में बहुत सारे अंग हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करते हैं। यांत्रिकी एकता में अपराधों के स्वरूप की संख्या अधिक होती है, जैसे परिवार, यौन जीवन, धर्म, राष्ट्र, सामूहिक जीवन, सामूहिक चेतना, ठीक है। और जबकि सावयवी एकता में अपराधों के प्रकार की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है, यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जिसमें प्रत्येक अंग समान प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को दोहराता है, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। विशिष्ट कार्य को करने वाले विशिष्ट समूह होते हैं जो परस्पर निर्भर होते हैं। यांत्रिकी एकता में धर्म का जो प्रभाव है वो बहुत प्रधान माना जाता है, लेकिन सावयवी एकता में धर्म का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे घट जाता है। यांत्रिकी एकता जो है वो प्राचीन समाजों में पाई जाती है, सरल समाजों में पाई जाती है, आदिम समाजों में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता जटिल और आधुनिक समाजों में पाई जाती है। यांत्रिकी एकता वाले जो समाज है उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जबकि यांत्रिक समाजों में इन दोनों की अधिकता पाई जाती है। यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित होती है, लोग परंपरा के अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि सावयवी समाज की सुदृढ़ता समझौते या संविदा पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये जो है यांत्रिकी और सावयवी एकता में अंतर हैं जो दुर्खीम के द्वारा बताए गए हैं।